बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ सैयद मोहम्मद अली, द इक्लेक्टिक काउंसलिंग सेंटर इस्लामाबाद से। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि एक अच्छे माहिर नफ्सियात में कौन सी खुसूसियात या ख़ूबियाँ या क्वालिटीज़ या ट्रेड्स होनी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें डिग्री कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स डिग्रीज़ मुकम्मल कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक नुक्ते की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं, अमूमन ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें और कहीं एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर वो साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं। अमूमन एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स जो मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं या फार्मेसी वगैरह में जाना चाहते हैं, जब उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिलता तो वो साइकोलॉजी में आ जाते हैं। इसी तरह और बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स, जब उन्हें कहीं भी और उनका मेरिट नहीं बनता तो वो बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं। देखें, साइकोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल फील्ड है। साइकोथेरेपी आसान काम नहीं है। आप किसी शख्स के साथ गुफ्तगू के ज़रिए अगर आप उसका माइंड चेंज करना चाहें तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप खुद सोच लें कि मैं स्टूडेंट्स को डिसहार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक शख्स को पता होना चाहिए कि वो कोई काम क्यों कर रहा है और वो कैसे करेगा, और आया कि उसका इसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं, उसका दिमाग इसमें चल भी रहा है या नहीं। जब तक कोई शख्स किसी फील्ड के बारे में पैशनेट ना हो, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। अब कोई भी फील्ड हो, उसमें जो लोग डिग्री करते हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो उन लोगों का भी अपना रोल इसमें होता है कि वो फील्ड जो है वो उस मखसूस इलाके में किस तरीके से तरक्की करेगी। ठीक है कि पाकिस्तान में कुछ मसाइल हैं या पाकिस्तान में क्लाइंट्स नहीं हैं, इसमें मैं अलहदा वीडियोस बना चुका हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को माहिरीन नफ्सियात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सब फील्ड्स हैं जिसमें काम की ज़रूरत है। लेकिन जब ज़हीन लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे, या वो लोग जो सिर्फ इस वजह से एडमिशन ले लेते हैं कि हमें कहीं और एडमिशन नहीं मिला, तो वो लोग जो इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे या इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होंगे, जब वो फील्ड में आएंगे तो वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो अपनी ग्रोथ के लिए भी कुछ कर सकें और फील्ड की ग्रोथ के लिए भी कुछ कर सकें। तो ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि साइकोलॉजी की फ़ील्ड में सिर्फ वही लोग आएँ जिनमें ये साइकोलॉजिस्ट बनने की ट्रेड्स मौजूद हों, वो पैशनेट हों, उनके अंदर वो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हों जो एक साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए, ताकि वो आके फील्ड में अच्छा काम कर सकें। और कभी भी वो लोग जिन्हें और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, वो कोई और काम करें, लेकिन सिर्फ इस वजह से साइकोलॉजी में एडमिशन ना लें कि कहीं और एडमिशन नहीं मिला तो साइकोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं। वैसे भी इस पे मैं अलहदा से एक बीएस ऑनर्स पे वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा कि अगर आप बीएस ऑनर्स करना चाहें तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी फील्ड में अगर आप बीएस ऑनर्स करना चाहें। अब चंद एक क्वालिटीज़ पे या ट्रेड्स पे हम बात करते हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर या एक माहिर नफ्सियात के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से खिदमात सर अंजाम दे सके। सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट को एक गुड लिसनर होना चाहिए, एक एक्टिव लिसनर जो दूसरे लोगों की बात तहम्मुल से सुन सकता हो और उसे दूसरे लोगों को सुनना पसंद भी हो। देखें, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से दूसरों की बात सुनते हैं इत्मीनान के साथ, और कुछ वो लोग होते हैं जो ख़ुद ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट के लिए चूँकि ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने अपने क्लाइंट्स की बात सुननी है, तो आपके अंदर ये अच्छी लिसनिंग की एबिलिटीज़ होनी चाहिए। और फिर हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के मसाइल सुनना पसंद करते हैं और उन मसाइल में उनको मशवरा भी देते हैं, और दूसरे लोग उनके साथ बात करके भी खुद को अच्छा महसूस करते हैं, हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जब आप स्कूल में हों, कॉलेज में हों, घर में हों, अपने रिलेटिव्स के साथ हों, तो लोग आपसे अपनी बात शेयर करने को पसंद करते हैं या नहीं। अगर लोग आपके साथ अपनी प्राइवेट गुफ्तगू करते हैं, अपनी प्राइवेट चीज़ें शेयर करते हैं और आप लोगों की बात को तवज्जो से सुनते भी हैं और आप उन लोगों के मसाइल हल करने के लिए उन्हें अच्छा जवाब भी देते हैं, तो फिर आपके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। और अगर आपको दूसरे लोगों के मसाइल सुनना अच्छा नहीं लगता तो फिर साइकोलॉजी आपके लिए एक अच्छी फील्ड नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, यानी आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को इस तरीके से महसूस करें जैसे आप अपनी पेन को महसूस करते हैं। एक सतही अंदाज़ होता है दूसरे लोगों की फ़ीलिंग्स को फ़ील करने का, और एक बड़ा गहरा अंदाज़ होता है दूसरे लोगों की फ़ीलिंग्स को, महसूसात को, उनके दर्द को महसूस करने का। तो आपके अंदर भी ये एम्पैथी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों के दर्द को इस तरह से महसूस करें जिस तरह इंसान अपने दर्द को महसूस करता है। इससे आप अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड करते हैं और इस तरीके से लोग
ज़्यादा अहसन अंदाज से आपको अपनी बात बताते हैं और इस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से साइकोथेरेपी के प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट को ख़ुद एक नॉर्मल इंडिविजुअल होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि एक माहिर नफ्सियात के साथ कोई शदीद नौयत का नफ्सियाती मसला या मेंटल डिसऑर्डर वगैरह नहीं होना चाहिए। ख़ासकर मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा मसला, छोटे मोटे नफ्सियाती उलझने या जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, ये मैटर ऑफ डिबेट है कि अगर मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय है कि अगर एक शख्स थोड़ा बहुत इस तरह के मसाइल से गुज़रा हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि फिर वो अपने क्लाइंट्स के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर नौयत का मेंटल डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए। एक माहिर नफ्सियात को एक नॉर्मल इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स खुद ही नॉर्मल नहीं होगा वो दूसरे लोगों के मसाइल को समझ भी नहीं सकेगा और दूसरे लोगों के मसाइल को हल भी नहीं कर सकेगा। तो एक माहिर नफ्सियात को खुद एक नॉर्मल इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई बहुत बड़े लेवल का मेंटल डिसऑर्डर उसको नहीं होना चाहिए। को एक अच्छे माहिर नफ्सियात को एक एथिकल इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी वो अखलाकियात का ख्याल रखने वाला हो। वो मजहबी अखलाकियात भी हो सकती हैं और वो जो साइकोलॉजी में एथिक्स पढ़ाई जाती हैं उनके मुतल्लिक़ भी अखलाकियात हो सकती हैं, ताकि जो भी उसकी फ़ील्ड के या उसके प्रोफेशन के रिलेटेड एथिक्स हैं वो उनको फॉलो करे और उनके मुताबिक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर वो इस पे अमल नहीं करेगा तो इससे ना सिर्फ उसकी अपनी लाइफ पे बल्कि उसके क्लाइंट की लाइफ पे भी बुरे असरात पड़ेंगे और ये चीज़ एक अच्छे माहिर नफ्सियात में नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक एथिकल इंडिविजुअल होना चाहिए अच्छा माहिर नफ्सियात बनने के लिए। फिर उसके बाद है पेशेंस, यानी आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप मसाइल को या मामलात को खंदा पेशानी के साथ, खुश उसलूबी के साथ हल कर सकें। देखें, साइकोथेरेपी जैसा कि मैंने पहले भी बताया एक मुश्किल काम है और क्लाइंट्स एक दिन में या चंद मिनट्स में ठीक नहीं हो सकते। हमारे मुल्क में अमूमन लोग एक सेशन लेते हैं और समझते हैं कि इससे तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा या इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हालांकि कम से कम 5, 10 या 15 सेशंस के बाद जाके साइकोथेरेपी के जो असल रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आना शुरू होते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट को भी पेशेंट होना चाहिए कि पेशेंट से मुराद है कि उसमें सब्र होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि पहले सेशन में या जादू की छड़ी से चीज़ें या मसाइल हल नहीं होते। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। ये चीज़ मेडिकल डॉक्टर्स में भी होनी चाहिए और माहिरीन नफ्सियात में भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा जब डिग्री के लिए आप यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लें तो वहाँ पे आपने जो तालीम हासिल की उसी तालीम पे डिपेंडेंट रहें और आगे आपको न्यू ट्रेंड्स का ना पता हो, न्यू रिसर्चेस का ना पता हो, तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बल्कि आपको सारी ज़िंदगी नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको आगे आने वाली जो न्यू स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं, उनको भी पढ़ना है, पढ़ते रहना है, सीखना है। जो नई थेराप्यूटिक अप्रोचेज़ हैं उनको लर्न करना है। इसके अलावा जो न्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आ रहे हैं उनको आपने सीखना है। और फिर साइकोलॉजी की फील्ड में वैसे भी ये चेंज बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर गुज़रते वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। आज के इंसान में और माजी के अगर 50 साल हम पीछे चले जाएं या 100 साल पीछे चले जाएं तो माजी के इंसान में और आज के इंसान में आदात व इतवार में, हमारी नॉर्म्स में, हमारी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। सिंपल सी अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो ये जो LGBT वाला जो भी मामला है, ये माजी में इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इस तरीके से लोग इन चीज़ों पे बात नहीं कर सकते थे जिस तरीके से आज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब चेंज होती हैं तो ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है। तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट को मुसलसल पढ़ते रहना होता है और फिर DSM जो मेंटल डिसऑर्डर्स की गाइड है वो भी मुसलसल तब्दील होती रहती है। तो एक साइकोलॉजिस्ट को मुसलसल सीखते रहना होता है। फिर यही नहीं बल्कि आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं उन क्लाइंट्स की जो भी फील्ड है या उनके जो भी मसाइल हैं, आपको उसके मुताबिक, उस क्लाइंट के मुताबिक भी नई चीज़ें लर्न करना पड़ती हैं। हो सकता है अगर आपके पास एक मेडिकल डॉक्टर आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज हासिल करना पड़े। इसी तरह हो सकता है कि कोई रिलीजियस पर्सन आपके पास आए तो आपको थोड़ा बहुत उसके रिलीजन के बारे में लर्न करना पड़े, क्योंकि अक्सर लोगों के जो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या आसान लफ्ज़ों में जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं वो उनकी सोचों के और उनके पास जो भी लिमिटेड सा इल्म है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में सीखते रहना चाहिए और आपको एक अच्छा लर्नर होना चाहिए। अगर आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना पसंद करेंगे तो फिर आपको साइकोलॉजी की फील्ड में आना चाहिए और अगर आप इल्म दोस्त हैं तो आप एक अच्छे माहिर नफ्सियात बनेंगे।
मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि कहीं एडमिशन नहीं मिला तो आपने नफ्सियात में एडमिशन ले लिया और उसके बाद आप डिग्री में चंद एक किताबें और चंद एक नोट्स पढ़ के आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो आप इसकी बेस पे कभी भी अच्छे माहिर नफ्सियात नहीं बन सकते, बल्कि आपको मुसलसल पढ़ते रहना है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगा लाइफ का, लोगों की प्रॉब्लम्स का, इवन दूसरी फील्ड्स का, उतने ही ज़्यादा आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात बन के सामने आएंगे। फिर इससे आगे जो ज़रूरी चीज़ है, ये ख़ासकर पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पैसे का लालच नहीं होना चाहिए। खिदमत की नीयत से इस फील्ड में आएँ और एक मुनासिब सी आपकी फ़ीस हो। और साइकोलॉजी की फ़ील्ड में वैसे भी क्लाइंट्स कम होते हैं और आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स एक दिन में ले भी नहीं सकते। ये भी एथिक्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एक माहिर नफ्सियात को ख़ुद अपनी जो नफ्सियाती हालत है उसका भी ख्याल करना होता है, वरना वो सेशन के दौरान अपने क्लाइंट को ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपके माइंड में अगर बहुत ज़्यादा पैसे का लालच है तो फिर ये फ़ील्ड आपके लिए नहीं है, बल्कि आप बिज़नेस वगैरह में जा सकते हैं। तो आप इस फील्ड में खिदमत की नीयत से आएँ। जो ज़रूरी इनकम है वो तो इंशाल्लाह इसमें क्रिएट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर होने का शौक़ है तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, बल्कि आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। फिर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप इतने क्रिएटिव हों कि आप अपने मसाइल भी और लोगों के जो मसाइल या जिन मसाइल के साथ लोग आपके पास आएँ, थेरेपी के दौरान आपने उनको काउंसलिंग भी देनी होती है, ताकि अपनी उनकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स के साथ कोप कैसे करते हैं और उन प्रॉब्लम्स के होते हुए वो अपनी नफ्सियाती सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या हो सकता है, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए ताकि आप लोगों के मसाइल हल कर सकें। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके दरमियान और आपके क्लाइंट के दरमियान एक मुनासिब बाउंड्री होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और जिस शख्स के साथ भी आपकी मुलाकात या बातचीत हो तो आप बिल्कुल उसको दोस्त समझने लग जाते हैं, तो फिर भी ये फील्ड आपके लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि साइकोथेरेपी आपके करीबी रिश्तेदारों और आपके दोस्तों पे काबिल अमल नहीं हो सकती। साइकोथेरेपी में आपका और आपके क्लाइंट का जो रिलेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके क्लाइंट का और आपका एज ए थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशन ही रहना चाहिए। वो दोस्ती में तब्दील नहीं हो सकता, वो किसी किस्म के और ताल्लुकात में तब्दील नहीं हो सकता, वो शादी में तब्दील नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फिर आपका और आपके क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं रहेगा और इसका नुकसान ये होगा कि आपकी साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, यानी उस क्लाइंट को उस साइकोथेरेपी का फ़ायदा नहीं होगा। आप थेरेपी सेशन से बाहर जाके अपने क्लाइंट को नहीं मिल सकते, यानी आप ऐसा नहीं हो सकता कि थेरेपी सेशन में भी बातचीत कर रहे हैं और आप बाहर निकल के फ़ोन कॉल्स पे भी अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या बाहर कहीं उसके साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आना होता है, तो एक थेरेपिस्ट क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है इस पर तो मज़ीद भी बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। इस पर आप अपने टीचर्स से भी पूछ सकते हैं, मैं कभी इस पर मज़ीद वीडियोस भी बना दूंगा। तो इसमें आपको बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है ये इससे आगे ना बढ़े, तो आपको बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना होता है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के साथ एक अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज़ के साथ चल सकें। फिर एक माहिर नफ्सियात के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि वो काबिल भरोसा हो और काबिल एतमाद हो, यानी वो अपने क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल रखे। किसी भी सूरत आपको अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेट में बात नहीं रहती और आप किसी का मसला सुनेंगे और बाहर जाके वो खुलेआम लोगों को बता देंगे या उस क्लाइंट के रिलेटिव्स को या उसके दोस्तों तक वो बात आप पहुंचा देंगे, तो ये चीज़ प्रोफेशनल एथिक्स के सख्त खिलाफ है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। जैसे एक मिसाल है, अगर लीगल इश्यूज़ हैं, यानी आपको किसी शख्स के बारे में किसी भी कानूनी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताना पड़ता है, कोई ऐसा लीगल इशू हो जाता है, आपको अदालत बुला लेती है या आपको पुलिस बुला लेती है, तो इसमें भी प्रोफेशनल एथिक्स मौजूद हैं कि आप किस हद तक वो इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो एक चीज़ मजबूरी है या सामने आती है, लेकिन आप जनरली लोगों की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे केस स्टडीज़ होती हैं, केस स्टडीज़ में इस तरह होता है कि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ, जो साइकोलॉजी में आपके सुपरवाइज़र्स हैं, या अपने दूसरे कोलीग्स के साथ मसाइल को हल करने के लिए
और थेरेपी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बाज़ औक़ात इदारों में या यूनिवर्सिटीज़ में या हॉस्पिटल्स में केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं, तो वहाँ भी आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन एथिक्स को फॉलो करते हुए शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि वो क्लाइंट का नाम ना बताया जाए, या इस तरीके से बात की जाए कि ये पता ना चले कि असल में ये कौन सा क्लाइंट था, या फिर कम से कम इस तरह हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपके सुपरवाइज़र के अलावा किसी और तक ना पहुंच सके। खासकर उस क्लाइंट का जो अपना हल्का अहबाब है उन तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके। तो ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि आप काबिल भरोसा हों, काबिल एतमाद हों। आपके साथ जो लोग अपनी बात शेयर करें, आप किसी भी सूरत वो बात किसी और के साथ शेयर ना करें, उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करें। और आखिर में आपको इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के या पेशेंट के मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। ऐसा ना हो कि किसी का मसला सुन के आप खुद ही नफ्सियाती मसाइल में घिरना शुरू हो जाएं। क्योंकि हमारे पास या माहिरीन नफ्सियात के पास जब लोग आते हैं तो वो बाज़ औक़ात ऐसी दिल दहलाने वाली मालूमात बताते हैं कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और वो फिर बताते हुए बाज़ का रोना भी शुरू कर देते हैं, यकीनन उनके साथ जो मसाइल हुए होते हैं। और बाज़ ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान किसी को भी नहीं बता सकता, इवन अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता। तो लोग ऐसी मालूमात अपने साइकोथेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं, और ये एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की क्वालिटी है कि वो इन मालूमात को बाहर निकलवाए, क्योंकि तब ही साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव होगी। तो ऐसा ना हो कि आप किसी की मालूमात सुने, मसाइल सुने, तो उसके बाद आप खुद इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं, इतने ज़्यादा आपको सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि उसके बाद आपकी अपनी लाइफ ही अब नॉर्मल हो जाए। तो अगर आप इस तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो फिर भी ये फील्ड आपके लिए नहीं है, बल्कि आपको नॉर्मल इंडिविजुअल होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट के मामलात में उतना ही इन्वॉल्व हों जितना आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। और एक हद से ज़्यादा एक क्लाइंट के मामलात में इन्वॉल्व आपको नहीं होना, और सेशन से बाहर किसी भी सूरत आपको अपने क्लाइंट के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये चंद एक क्वालिटीज़ थी। चीज़ें तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद एक ये मिनिमम इतनी चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स को खासकर ये चीज़ पता होना चाहिए कि या तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करें, और अगर आप समझते हैं कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं हैं तो फिर साइकोलॉजी का प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। आप BS ऑनर्स 4 साल का करेंगे सिर्फ इस वजह से कि मुझे कहीं और एडमिशन नहीं मिला, तो इस तरह से 4 साल वेस्ट करने की बजाय आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं जहाँ हो सकता है कि आप ज़्यादा बेहतर खिदमात सरअंजाम दे सकें। और आपको अपने एप्टीट्यूड का भी पता होना चाहिए। एप्टीट्यूड पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज़ करें, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशन को आगे जारी करें, और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे एडमिशन लें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।